जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संघीय शासन व्यवस्था के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग को समझना है संघीय शासन व्यवस्था के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सत्ता के बंटवारे के अलग अलग तरीकों के बारे में। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, सत्ता का बंटवारा सरकार के अलग अलग स्तर के बीच में किया गया था। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। क्लियर, ये क्या था, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण था। और इसको दूसरे नाम में क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। क्लियर, संघवाद को ही हम लोग संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं या फिर संघीय सरकार कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं। शासन व्यवस्था को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था। क्लियर, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इसमें शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां इसके अधीन काम करती है। ठीक है, समझिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और जितनी भी सारी इकाइयां होती हैं वो उसके अधीन काम करती है। क्लियर, ठीक है। यानी कि सारा पावर, सारी सत्ता सरकार के एक ही स्तर के हाथ में होगी और बाकी सारी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करेगी। ठीक है, जैसे समझिएगा उदाहरण के जरिए। ठीक है, किसी देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। ठीक है, लेकिन सारा पावर केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होकर के कार्य करती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एकात्मक सरकार कहेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। इसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच में होता है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा सरकार के अलग अलग स्तर के बीच में होता है। ठीक है, शक्तियां जो होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में बटी होती है। क्लियर, ठीक है। सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार का अपना कार्य क्षेत्र होता है, राज्य सरकार का अपना कार्य क्षेत्र होता है और स्थानीय सरकार का अपना कार्य क्षेत्र होता है। क्लियर, कार्य क्षेत्र कहने का मतलब वैसा क्षेत्र जहां पे वे कानून बना सकते हैं। समझने वाली बात है। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जिस विषय पर वे कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा विषय जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा, कार्य क्षेत्र में आएगा, तो उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकते हैं, राज्य सरकार नहीं बना सकता है। क्लियर, उसी तरह से राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय पर राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार कानून बना नहीं सकता है। क्लियर, ठीक है। तो हमने समझ लिया एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था को। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे संघीय शासन व्यवस्था के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो सत्ता होता है, जो पावर होता है, शासन संबंधी निर्णय लेने का जो पावर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बढ़ जाता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर की सरकार, ठीक है, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, तो संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी स्तर की सरकार होती है। एक केंद्र स्तर की सरकार होती है जिसको हम लोग केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार कहते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होता है। केंद्र स्तर के सरकार के हाथ के अधिकार क्षेत्र में केंद्र से संबंध रखने वाले विषय आते हैं। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य से संबंध रखने वाले विषय आते हैं। इन विषयों पर कानून राज्य सरकार बना सकता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं। स्वायत्त का मतलब होता है जिस पर अपना अधिकार हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्तर की सरकार जिनके पास अपना अपना क्षेत्र है वो अपने अपने क्षेत्र में उनका अधिकार होगा, कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है। ठीक है,
और अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, और अधिकार क्षेत्र में वे ही सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, कोई दूसरा सरकार डिसीजन नहीं ले सकता है। क्लियर, और उन अधिकार क्षेत्र में जो वे कार्य करेंगे, उन कार्यों के लिए वे ही जवाबदाही होंगे, वे ही उत्तरदायी होंगे। क्लियर, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो या फिर राज्य स्तर की सरकार, दोनों स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, केंद्र स्तर की सरकार भी हम पर शासन करती है और राज्य स्तर की सरकार भी हम ही पर शासन करती है। इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, देखिएगा पॉइंट नंबर 5, नागरिक के भी दो पहचान होते हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और अपने राष्ट्र के भी होते हैं। तो जिस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, तो उसी हिसाब से नागरिकों के भी दो पहचान हो जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र स्तर पर उनका पहचान अलग होता है, राष्ट्र स्तर पे उनका पहचान अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे राज्य स्तर पे मैं बिहारी हूं। ठीक है, और अगर राष्ट्र स्तर पे पूछा जाए तो मैं एक भारतीय हूं। क्लियर, और इस हिसाब से मेरा क्या हुआ, अलग अलग पहचान हो गया, अलग अलग हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संघीय शासन व्यवस्था में जो विभिन्न स्तर की सरकार होती है, उनके अधिकार कहां पे स्पष्ट रूप में लिखे होते हैं, संविधान में लिखे रहते हैं। ठीक है, इसलिए संविधान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों का स्रोत माना जाता है, उनके शक्तियों का स्रोत माना जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, संविधान के मूल सिद्धांतों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो ऐसे तो नॉर्मली संविधान के अंदर संशोधन होता है समय समय पर, लेकिन संविधान के जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत है, उसको कोई भी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती है। अगर सरकार बदलना चाहती है तो उसके लिए उसे एक विशेष प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन होता है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जो विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यायपालिका होती है वो अलग अलग स्तर के सरकारों के जो अधिकार होते हैं, उनकी जो शक्तियां होती है, उनके बारे में बताती है, उनकी व्यवस्था करती है। क्लियर, तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को भी हल करता है। और अगर किसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर के, शक्तियों को लेकर के उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को सुलझाएगा कौन? न्यायपालिका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद।